अस्सलामुअलैकुम। एक्सप्रेसो में आपको खुश आमदीद कहेंगे इस खुशी के साथ कि लाहौर कलंदर्स मैच जीत चुका है। मैं हूँ अर्मिला हसन और इस दुख के साथ कि इस्लामाबाद यूनाइटेड मैच हार गया है। ये है इमरान। वैसे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी कोई चीज़ होती है। मैं हूँ इमरान हसन। खैर है, एक मैच था, पहला मैच था, अभी तो 13 दिन और बाकी हैं और थोड़ा सा ही जो है ना स्कोर कार्ड आगाज है, लेकिन अच्छा, ये आगाज भला तो सब भला। ये ना ज्यादा स्पिरिट होना चाहिए हमारे अंदर, बहुत स्पिरिट है। हम मैच जीत के भी ज्यादा हम्बल हो जाते हैं और लाहौर वाले मैच जीत के खैर लाहौरीज आर ऑलवेज लाउड ये कहा जाता है, तो इट्स ओके। तो भाई हम लाहौरी हैं, हम तो होंगे लाउड। अब जीत के अब तो मेरे पास अल्फाज नहीं। खैर इस उम्मीद के साथ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं और मेरा आगाज तो बहुत ही बुरा हो गया लेकिन चले कोई बात नहीं, हम स्कोर सेटल करेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले गर्मी की मैं बात करूंगा और गर्मी अबू धाबी में तो थी, हमने कल देखा, लेकिन बहुत गर्मी पाकिस्तान के सभी शहरों में पड़ रही है। बिल्कुल, पाकिस्तान के सभी शहरों में बहुत गर्मी है और अभी आइंदा आने वाले दिनों में कहा यह जा रहा है कि गर्मी का जोर और बढ़ेगा। और इसके साथ साथ जी हम आज के शो में आज यूजुअल हमारे पास सेगमेंट्स होंगे, हमारे कुछ स्पेशल गेस्ट भी हैं जिनसे हम बात भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताएंगे आज की हेडलाइंस। बजट से पहले हुकूमती मुश्किलात में इजाफा, काफली का मुतालबा तस्लीम होने तक कानून साजी में साथ ना देने का फैसला। रवा माली साल क्या खोया क्या पाया, हुकूमत आज इख्तिसादी सर्वे रिपोर्ट पेश करेगी। पाबंदियां काम कर गई, कोरोना केसेस में बतदरीज कमी, सिंध के बाद केपी हुकूमत का वैक्सीनेशन ना करवाने वालों के साथ सख्ती से निपटने का फैसला। आर्मी चीफ की FPCCI के मेंबरान से मुलाकात, ISPR के मुताबिक पाकिस्तान में तिजारती और सनती तरक्की में FPCCI के किरदार पर तबादला ख्याल। वेकफील्ड खुद इन्हिसारी की जीती जागती तस्वीर, देखिए सेगमेंट ओवर अ कप ऑफ कॉफी में। सहरा के वस्त में सैर करेंगे कैफे थर की, सेगमेंट सफर है शर्त में। बारात के सेहरा में PSL का मेला सज गया। पहले मैच में लाहौर कलंदर्स ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड को शिकस्त दे दी। दिल बहुत खुश होता है आखिरी हेडलाइन बार बार सुन के, लेकिन कोई बात नहीं। आप लाहौर वालों ने खुशी की खबरें इतनी कम सुनी है ना PSL में, इसलिए आपको लगता है। खैर देखते हैं, बड़ी खबर बताते हैं। बड़ी खबर। वेलकम बैक। और बड़ी खबर में हम बात करते हैं जी, हमने वैसे गर्मी से आगाज किया था, शदीद गर्मी का राज बरकरार है और सूरज आग बरसा रहा है। इस हवाले से हम बात करेंगे और डिटेल में कोशिश करेंगे कि इस पे हम इंटरेक्शन आपसे करें, लेकिन येट आज हमारे साथ एक बड़ी अहम शख्सियत मौजूद है जिनसे हमने बात करनी है सियासी उमूर के हवाले से भी और अब कुछ हद तक सिफारती उमूर के हवाले से भी हम उनसे बात कर लेते हैं। लेकिन अगर इस वक्त हम पोलिटिकल सिचुएशन की बात करें तो हुकूमत के लिए मुश्किलात थोड़ी सी और बढ़ती नजर आती हैं। अभी बिजली के हवाले से और लोड शेडिंग के बारे में लोग बहुत ज्यादा शिकायत कर रहे हैं। लोड शेडिंग का जिन एक बार फिर हमें ऐसा लग रहा है कि बोतल से बाहर आ रहा है और इस दफा वाज़ेह भी किया गया है कि बिजली के बिलों के जरिए आवाम के ऊपर बोझ भी डाला जा रहा है। दूसरी जानिब ओपोजिशन मुसलसल ये कहती है कि हुकूमत से बिजली का निज़ाम मैनेज नहीं हो रहा और हुकूमत मुसलसल ये कहती है कि ओपोजिशन यानी कि पहले की जमातों ने महंगे बिजली के मंसूबे लगाए जिसका अब बोझ आवाम के ऊपर पड़ रहा है। बार बार ट्रिप कर रही है लोड शेडिंग लाइन्स, जो बिजली की लाइन्स हैं लोड शेडिंग हो रही है। गवर्नमेंट ने ढेर की ट्रेन हादसे की भी जिम्मेदारी भी साबिका हुकूमत पर डाली थी, आपको याद होगा, और लोड शेडिंग का मलबा भी साबिका हुकूमत पर डाला जा रहा है। बिल्कुल, और ये कहा जा रहा है कि ऑपोजिशन दावत करती है कि गवर्नमेंट हर अच्छे काम का क्रेडिट खुद ले लेती है, लेकिन तमाम जो मसाइल की जिम्मेदारी है वो साबिक हुकूमत पर डाल देती है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें बजट पर भी तो गवर्नमेंट और ऑपोजिशन के दरमियान लफ्जी हमले जारी हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने तहरीक इंसाफ का बजट मंजूर करने से इनकार करते हुए कौमी इक्तिसादी कौंसिल के फैसलों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया है और साथ साथ ये भी मुतालबा किया कि बजट में सेहत और तालीम के लिए मजीद फंड्स मुख्तस किए जाएं। और आज जिस तरह से इमरान ने शुरू में कहा, हमें एक बहुत ही शख्सियत ज्वाइन करने वाली है जो आज पहली बार हमारे शो का हिस्सा बन रहे हैं और उनसे हम बात करते हैं। हमें गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब ज्वाइन कर रहे हैं। आपको मालूम है बहुत अरसे से पॉलिटिकल फ्रंट के ऊपर तो बहुत जबरदस्त ये खेल ही रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब अब सिफारती सतह के ऊपर भी पंजाब की बेहतरी के लिए और पंजाब के आने वाले मुस्तकबिल के लिए कुछ बहुत बेहतर इक़दाम करने के लिए गवर्नर साहब की कुछ कोशिशें सामने आई। हमने कहा कि उनकी उस हवाले से भी इनसे बात की जाए और फिर थोड़ा सा पॉलिटिकल एंगल भी डिस्कस कर ही लेंगे। लेकिन सबसे पहले गवर्नर साहब हम आपको बहुत वार्म वेलकम करते हैं अपने मॉर्निंग शो के अंदर। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया और आप हमारे साथ मौजूद हैं। आप ठीक हैं, मिजाज अच्छे हैं? बिल्कुल ठीक हैं और माशाल्लाह मैंने आप सबकी बातें सुनी हैं, बड़ा चटपटे की और मज़ेदार बातें हैं। तो पहले आपको मालूम है कि खेल के मैदान में
जब भी कोई टीम जीतती है तो वो जोशो खरोश से सेलिब्रेट करती है। जी जी जी। और खासकर जब लाहौरियों को कभी कभी सेलिब्रेट करने का मौका बनता है। गौहर साहब, गवर्नर साहब देखिए, आपने ये लाहौर कलंदर्स के साथ ये स्टेटमेंट देके जाती कर दी है। और आप भी तो लाहौर कलंदर को मैं मुबारकबाद जरूर दूंगा। जी जी जी। थैंक यू। चले सर, थैंक यू वेरी मच एंड यू सीम्स अ ग्रेट क्रिकेट लवर एज वेल। इस हवाले से भी बात करेंगे। गवर्नर साहब, सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज जब हम कर रहे हैं तो एक बड़ा अफसोसनाक वाकया 2 दिन पहले पेश आया कनाडा के अंदर, जिसमें एक पाकिस्तानी फैमिली को शहीद कर दिया गया और इस्लामोफोबिया की एक बहुत ही बदतरीन मिसाल सामने आई। मैं चाहता हूं कि आपने चूंकि खुद भी आप वेस्ट के अंदर रहे हैं, वेस्ट के पार्लियामेंट्री सिस्टम का हिस्सा रहे हैं, इस सारी सूरत हाल पे आपका क्या ख्याल है? आप इसके ऊपर क्या कमेंट करेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं फैमिली जो है, बड़ा ये जुल्म हुआ है, बड़ा अफसोसनाक वाक़या है और ये एक नफ़रत जो इस्लामोफोबिया के ज़रिए वेस्ट में और यूरोप में डाली जा रही है उसका नतीजा। और इसमें मैं थोड़ा सा आपको इसकी बैकग्राउंड ज़रूर जो है बताऊंगा, क्योंकि हमने इस्लामोफोबिया को 9/11 के बाद और 7/7 के बाद जो हालात बने हैं हमने उनको खुद एक्सपीरियंस किया है और मुझे मालूम है कि मेरी कम्युनिटी वहाँ पर जो है वो कितनी मुश्किलात जो हैं उनका शिकार थी इन वाक़या के बाद। तो एक तो बड़ी ये बदकिस्मती की बात है कि जब 21st सेंचुरी में, जबकि हम समझते हैं कि इंटरफेथ हारमनी और मजहबी इख्तलाफात और ये सारी चीज़ें जो हैं इनमें कमी आनी चाहिए और लोगों को प्यार मोहब्बत बढ़ना चाहिए, लेकिन ये वेस्ट के मुल्कों में अनफॉर्चुनेटली ये इस्लामोफोबिया जो है वो फैल रहा है। और यहाँ मैं भी ये भी ज़रूर कहना चाहता हूँ कि मैं अमेरिका में गया था तो देयर इज सम काइंड ऑफ कंफ्यूजन अबाउट अस, अबाउट मुस्लिम, इसलिए कि हमेशा कोशिश होती है जो हमारा मीडिया एंटी मुस्लिम मीडिया है या एंटी पाकिस्तान मीडिया है, तो हर चीज़ को वो हमें मलाइन करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए हमें अपने सफारती महाज पे भी हमारा एक्टिव रहना और हमारी अपनी पोजीशन जो है उसको क्लियर करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। एक तो मेरे ख्याल में पाकिस्तानियों को भी और वहाँ भी जानना चाहिए कि मैंने वहाँ पर सबसे बड़ा इशू जब मेरे साथ रेज किया गया तो एंटी सेमिटिज्म और ये था, तो मैंने उनको बताया कि भाई एज ए मुस्लिम, एज ए पाकिस्तानी, जितना हम इस्लामोफोबिया के खिलाफ जंग करते हैं उतना ही एंटी सेमिटिज्म के भी खिलाफ है। एंटी सेमिटिज्म, इस्लामोफोबिया, डिस्क्रिमिनेशन, फाशिज्म, रेसिज्म, एक्सट्रीमिज्म, टेररिज्म, इसकी हम मजम्मत करते हैं। एंड यू पीपल नीड टू ड्रॉ द डिस्टिंक्शन कि ज़ायनिज़्म क्या है और एंटी सेमिटिज्म क्या है। तो एक तो बदकिस्मती से 9/11 और 7/11 के बाद अगर सबसे ज़्यादा मैं समझता हूं कि इसका नुकसान अगर किसी को हुआ है, मुसलमानों को हुआ है, पैलेस्टीनियन को हुआ है और कश्मीरियों को हुआ है। इसलिए कि इस वाक़े को मिसाल बना के इंडिया ने और इजराइल ने बाहरली दुनिया को ये कायल करने की कोशिश की है कि आपको दहशतगर्दी के 2 वाक़यात ने हिला के रख दिया है और हमारे साथ ये वाक़यात जो है रोज पेश आते हैं। और इसके ऊपर भी बड़ी उनकी इन्वेस्टमेंट भी है और काम भी है कि इसका मंबा इस्लाम या मुसलमान है और फिर या पाकिस्तान। तो इसका जी तो इसके लिए हमें भरपूर तरीके से इसका मुकाबला करना है, हमारे सफारत खानों को एक्शन होना है और ख़ासकर हमारी जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है, जो मुस्लिम कम्युनिटी है, मैं अक्सर लोगों को कहता हूं कि अब जो बैटल ग्राउंड है वो पाकिस्तान नहीं है, सऊदी अरेबिया नहीं है, ईरान नहीं है। अब माशाल्लाह हमारी ग्रोइंग कम्युनिटी है यूरोप में, बरतानिया में, अमेरिका में। जब हम वहां पर कॉरिडोर्स ऑफ पावर में जाएंगे, अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे तो फिर ये जो गलतफहमियां हैं फिर ये दूर होंगी। और कनाडा में माशाल्लाह हमारी 3-4 मुस्लिम और पाकिस्तानी पार्लियामेंटेरियन हैं और कैनेडियन हमारे पाकिस्तानी वहाँ एक बहुत रिस्पेक्टेड हैं और बहुत बेहतर जो है वहाँ की। गवर्नर साहब, आप चूंकि आपने अभी अपने अमेरिका के दौरे के हवाले से भी बात की, 11 दिन का आपका अमेरिका का दौरा था। बेसिकली हम इस हवाले से जानना चाहेंगे कि इस दौरे का पर्पस क्या था और किस तरह के मामलात वहाँ पर हुए और क्या चीजें डिस्कस हुई जो आप हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कर सकें। जी, एक तो मेरे दोस्त हैं तनवीर साहब, उनकी बेटी की शादी थी, लेकिन मैं जब भी बाहर के मुल्कों में जाता हूं और यही मैं अपने पार्लियामेंटेरियन जो भाई और दोस्त हैं या मिनिस्टर हैं उनसे कहता हूं कि भाई अगर आप पाकिस्तान से बाहर जाते हैं
तो ज़रूर पाकिस्तानी कम्युनिटी को मिलना है, ज़रूर मिलें, लेकिन कोशिश करें कि वहाँ के जो मुकामी सियासतदान हैं, वहाँ के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, कांग्रेसमैन हैं, कांग्रेस वुमन हैं, सेनेट के मेंबर हैं, मेयर्स हैं, डिप्टी मेयर्स हैं, काउंसलर्स हैं, अटॉर्नी जनरल हैं, उनसे भी मुलाकात करें और उनको पाकिस्तान के बारे में अगर कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं, अगर कोई इश्यूज़ हैं, तो उनको टैकल करें और उनके सामने पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है वो रखें। तो मैं आपको ये बड़े बात फ़ख्र से कहता हूँ कि मैं 100 से ज़्यादा अमेरिका के पॉलिटिशियंस को, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को, सेनेटर्स को, कांग्रेसमैन को, मेयर्स को मिला हूँ, और सबसे अच्छी बात यह है कि दे आर विलिंग टू लिसन। और मेरा बताया बजाय इसके कि मैं उनको बताऊं कि अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, कश्मीर में क्या हो रहा है, पैलेस्टाइन में क्या हो रहा है, तो वो मुझसे खुद पूछते थे कि भाई हमें अफगानिस्तान की सिचुएशन आगाह करें कि जी जब वो विड्रॉ करेंगे तो उसके बाद फिर क्या हालात होंगे, कश्मीर में क्या हालात हैं, इंडिया और पाकिस्तान के हालात कैसे बेहतर हो सकते हैं, पैलेस्टाइन के बारे में आपका क्या इशू है। तो ये एक बड़ी मेरे लिए पॉजिटिव बात थी कि दे वांट टू हियर कि व्हाट आर द रियलिटीज, व्हाट आर द फैक्ट्स, और हमें उन रियलिटीज को और फैक्ट्स को आगाह करना। लेकिन एक चीज जो है वो मैं जरूर बताना चाहता हूं, अगर मेरी 1 घंटे की या आधे घंटे की मीटिंग होती है तो उसमें 10 मिनट वो स्कॉटलैंड जरूर लेके आते हैं, कहते हैं कि ब्रेक्सिट का क्या होना है, वहां स्कॉटिश इंडिपेंडेंस का क्या होना है, तो वो भी वहां पर वो डिस्कस कर। तो अफगानिस्तान के हवाले से मैंने अपनी कोई मेरा ख्याल है 2 दर्जन पब्लिक मीटिंग थी जिसमें बड़ी तादाद में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मौजूद थे। तो अफगानिस्तान का मसले में सबसे ज्यादा वो जो है जानना भी चाहते थे। तो मैंने उनसे कहा, कहें जो एक हेडलाइन भी बनी और अच्छी एक पॉजिटिव डेवलपमेंट थी, वो कैलिफोर्निया और पंजाब के सिस्टर प्रोविंस करार देने के हवाले से जो करारदाद पेश की गई है, और आपके एक इंटरव्यू में मैंने सुना कि वो यूनानिमस है, उसके ऊपर अपोजिशन भी और वहाँ की हुकूमत भी दोनों मुत्तफिक है कि ये होना चाहिए, और आप बड़े होपफुल भी हैं। एक तो ये क्या डेवलपमेंट है, इससे क्या फ़ायदा होगा ओवरऑल, और लाहौर के मसाइल को लेकर मुझे याद है आप पहले भी और इस दौरे हुकूमत के अंदर भी बड़े कंसर्न रहे हैं पानी के मसले के अंदर, और लाहौर में बहुत बड़ा मसला है, ये भी कहा जा रहा है कि अगले 15-20 सालों के अंदर लाहौर में पानी खत्म हो जाएगा अगर यही सूरत हाल रही। तो इसको लेकर भी कोई डेवलपमेंट हुई है आपकी वहाँ पे टेक्नोलॉजिकली या किसी हवाले से? देखिए, आपने दोनों इशू जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट इशू हैं पंजाब के लिए। देखें, जब आप तरक्की करेगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा, सिंध तरक्की करेगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। तो एक तो ये बहुत मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि कैलिफोर्निया जो कि लार्जेस्ट इकोनॉमिक हब है अमेरिका का और सबसे बड़ी लार्जेस्ट स्टेट भी है, और उसकी इकॉनमी फ्रांस और इटली से भी बड़ी है, तो वहाँ की असेंबली में मेजॉरिटी लीडर का ये करारदाद मूव करना कि कैलिफोर्निया स्टेट को पंजाब प्रोविंस के साथ सिस्टर करार दिया जाए, तो ये एक बहुत बड़ी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की और पंजाब की अचीवमेंट है। और मुझे इस बात पे बड़ी खुशी है और फ़ख्र भी है कि जब ये करारदाद वहाँ पर पेश हुई है तो अपोजिशन ने भी उसकी मुखालफत नहीं की है, बल्कि जब उन्होंने डेलीगेशन को और गवर्नर पंजाब का बताया कि वो गैलरी में मौजूद हैं, अब उसको वेलकम करते हैं, तो मैंने खड़े होकर हाथ हिला के जो है स्पीकर साहब का शुक्रिया अदा किया। तो आई वॉज प्लेजेंटली सरप्राइज, बियॉन्ड मेरे एक्सपेक्टेशन था कि वो तमाम असेंबली के मेंबर खड़े होके, सिर्फ जो हुकूमती है वो नहीं, सारों ने खड़े होके, जितनी देर तक मैं खड़ा रहा हूं वो जोरदार तरीके से तालियां जो हैं वो बजाते रहे हैं और उन्होंने हमें बड़ा वेलकम किया। और ये ऑब्वियसली आपने जो की इज्जत है, ये पाकिस्तान का नाम है जी, अल्लाह की मेहरबानी है। और मुझे यही जो है एक्नॉलेजमेंट बरतानिया की पार्लियामेंट में भी अल्लाह ने ये इज्जत दी थी कि स्पीकर ऑफ द हाउस जो है, हाउस ऑफ कॉमन, मैं गैलरी में बैठा था तो उन्होंने 2 दफ़ा मैं वहाँ गया हूँ, दोनों दफ़ा उन्होंने मुझे एक्नॉलेज किया, जो कि रेयर है, कभी होता नहीं। अच्छा, आप 2 इश्यूज की तरफ आप क्वाइट राइटली आपने तवज्जो दिलाई है। देखें, मैं समझता हूँ कि वाटर का इशू जो है न सिर्फ लाहौर के लिए, पंजाब के लिए, पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग इशू है। और मैं अपनी तजर्बे की बुनियाद पे कहता हूँ कि जितना पानी ज़ाय हम पाकिस्तानी करते हैं दुनिया का कोई मुल्क नहीं करता। बिल्कुल ये लग्जरी हम पहले अफोर्ड कर सकते थे, अब नहीं कर सकते। हम अभी पानी की किस तरीके से पानी को सेव करना है, किस तरीके से पानी को रिसाइकिल करना है, हम तो आज भी जितनी शहरों की गंदगियां हैं, जितने भी दरियाओं के साथ
शहर हैं, उसकी गंदियों को आज तक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगा सकते हैं। सारा गंदा पानी दरियाओं में जाता है और वहां पर जो जानवरों के पीने के भी काबिल जो है वो पानी नहीं रहा। तो कैलिफोर्निया के भी दो बड़े इश्यूज हैं। एक उनका इशू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर है और दूसरा उनका इशू जो है इरिगेशन वाटर है। तो ये दो इशू पंजाब को भी दरपेश है। फिर उनका एग्रीकल्चर जो है बहुत जबरदस्त है और वहां पर मैं आपको ये भी खुशखबरी सुनाना चाहता हूं कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया डेविस जो है जी, उन्होंने भी एग्रीमेंट मेरे साथ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसला के बिहाफ पे साइन कर लिया है कि हम एग्रीकल्चर के मैदान में भी जो उसमें भी इकट्ठे मिलके काम करें। तो ये पानी के चैलेंजेस ऐसे चैलेंजेस हैं जिनको मुकाबला करने के लिए हमें बहुत सी टेक्निकल मामदाद और सारी चीजें मिलती हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये चीजें फर्क करती हैं। मिसाल के तौर पर हमारी जो कॉटन है वो 13 मिलियन से 6.5 मिलियन रह गई है। लेकिन अगर हम राइट फैसले करें, हम राइट किस्म का सीड लाएं, राइट किस्म की पेस्टिसाइड लाएं, एनवायरनमेंट जो है हमारी चेंजेस आ रही हैं उनको बारे में फार्मर्स को बताएं और सीड की क्वालिटी पे जो दें तो हमारा बहुत बड़ा जो है दोबारा हम रिवर्स कर सकते हैं। और मैं आपको लास्टली बताना चाहता हूं जी जी, अब हमने एक ब्रेक लेनी है, शॉर्ट ब्रेक लेनी है। एक तो इसको भी मुकम्मल करेंगे और आपकी बड़ी आम कुछ वहां पे सिख और दीगर कम्युनिटी से भी मुलाकात हुई, उस पर भी जरा आपके ख्यालात जानेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, शॉर्ट ब्रेक के बाद कौन सा दोबारा बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद हाजिर हो चुके हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट मेहमान। आज पहली बार एक्सप्रेसो का हिस्सा बने हैं गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अमेरिका को उन्होंने दौरा किया, उस हवाले से बहुत अच्छी डेवलपमेंट्स हुई, उन्होंने उस हवाले से भी हमें आगाह किया। गवर्नर साहब, हम दोबारा से अब जरा अपनी पाकिस्तान की सियासत की तरफ आते हैं और अभी हम देख रहे थे कि जहांगीर तरीन ग्रुप के बाद अब काफ लीग ने भी थोड़ा टफ टाइम देना शुरू किया है गवर्नमेंट को। तो ये गवर्नमेंट जो रूटना बनाने वाली सिचुएशन है, ऊपर से बजट भी सर पे है, तो क्या गवर्नमेंट इसका हल निकालेगी? जी, बस सिर्फ 1 मिनट के लिए मुझे अपने दौरे और सीट की बात जरूर खत्म कर लूँ, उसके बाद हम पाकिस्तान की सियासत पे बात करेंगे। जरूर। तो एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी मैं मुल्क से बाहर जाता हूँ मेरी कोशिश होती है कि अपने मुल्क के किस तरीके से मैं जो वहाँ पर पाकिस्तान रहते हैं कैसे मदद कर सकता हूँ, उनके जो मसाइल हैं वहाँ की जो हुकूमत है उससे कैसे कर सकता हूँ। तो मैंने चंद हफ्ते पहले उज़्बेकिस्तान का दौरा किया था। तो उज़्बेकिस्तान को मैंने उनसे पूछा, एग्रीकल्चर के लोगों को मिला, मैंने कहा कि भाई आप कैसे है कि आपकी कॉटन दुनिया की बेहतरीन कॉटन है, हमारी कॉटन कम हो रही है, आपकी बढ़ रही है, आप 1200-1400 किलोग्राम ले रहे हैं। तो नमगान का गवर्नर मेरा दोस्त था, उसने कहा कि हम कॉटन का सीड एक्सपोर्ट नहीं करते लेकिन आप के लिए हम भी करने के लिए तैयार हैं। तो माशाल्लाह वहाँ से सीड यहाँ पहुँच चुका है सिंध में और यहाँ पर उनके एक्सपर्टीज भी यहाँ पहुँच गए हैं। तो ये चीज़ें जो हैं बहुत इम्पैक्ट रखती हैं। इसलिए मैं अपने पॉलिटिशियंस को बार बार कहता हूँ कि भाई जो अगर हमारे मुल्क में एक दूसरे के टेक्निकल चीज़ें हैं, दूसरी चीज़ें हैं, अब वी आर लिविंग इन ए ग्लोबल वर्ल्ड, हमने ये चीज़ें इरिगेशन मतलब वहाँ पर ड्रिपिंग पे वहाँ तो पानी है ही नहीं लेकिन वहाँ कॉटन की मकदार बढ़ रही है, हमारे 5 दरिया हैं, पानी हमारी कम हो रही। तो ये हमें हेड ऑन फैसले करने अगर हमने अपनी इकॉनमी को सही ओदा फायदा लेना पड़ेगा। अच्छा, अब आगे जी पाकिस्तान की। हाँ जी, जरा काफ लीग और जहांगीर तरीन साहब के हवाले से बात कर दें। मेरा देखिए, मैं आपको बताऊं, आपको मालूम है कि 3 साल से तकरीबन अब 2 महीने कम 3 साल हमें हो गए हैं। पंजाब में हम रोज सुनते हैं कि जी काफ जो है वो अलहदा होने वाली है और पंजाब की गवर्नमेंट जो है वो टूट जाएगी। कभी हम सुनते हैं कि मरकज में हमारी हुकूमत टूट जाएगी। तो एक बात तो बड़ी क्लियर है कि हमारे जो इत्तेहादी हैं उन्होंने ये बार बार कहा है कि हमें शिकवे हो सकते हैं, हमें शिकायत हो सकती हैं, हम एक दूसरे के साथ डिसएग्रीमेंट हो सकता है, लेकिन हम तहरीक इंसाफ की हुकूमत को घरना नहीं चाहते। तो ये बहुत अहम बात है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो पीटीआई के लोग हैं हमसे नाराज हो सकते हैं, उनकी रिजर्वेशन हो सकती हैं और बहुत हद तक उनकी रिजर्वेशन जो है ठीक हो सकती हैं। उनके जो आप देखें, जब एक हल्के का एमपीए होता है, एमएनए होता है, तो वो चाहता है कि भाई रिस्पेक्ट के लिए, इज्जत के लिए वो अपना वोट लेके आता है। तो अगर उसको एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट की इज्जत ना दे और जो हमारा एमएनए एमपीए काम कहता है वो काम ना करे और थानेदार जो है वो 10,000 रुपया लेके काम कर रहे, तो ये एक ह्यूमिलेशन है इलेक्टेड
रिप्रेजेंटेटिव की, वो नाराजगी नहीं करेगा तो क्या करेगा? ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि जो नाराजगियां बजा भी हैं। नहीं, मैं नहीं काफी की नाराजगी, मैं तो अपनी जो मेरे जो अपने एमएनए एमपीए से मिलता हूं, जो मुझसे वो नाराजगी जाहिर करते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे टाइम चूंकि कम है, मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, जी बजट का आपने चूंकि जिक्र किया, कथा कलामी की माजरत, मैं यही सवाल आपके सामने रखना चाह रहा हूं कि बजट सर पे है और आपने खुद भी जिक्र किया कि 3 साल हो गए, लाहौर के अंदर मसाइल बहुत ज्यादा हैं और पिछले कुछ दिनों में लेट मी से दिस बढ़े हैं, चाहे वो कूड़ा करकट के मसाइल हैं, साफ पानी के मसाइल हैं, सैनिटेशन के इश्यूज हैं, ये मसाइल बड़े हैं, लोग परेशानी का शिकार हैं, बिजली लोड शेडिंग दोबारा से सर उठा रही है। तो मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं कि इस बजट को लेकर पंजाब हुकूमत क्या सोच रही है, आपकी क्या तजावीज़ हैं? आपका इंटरनेशनल एक्सपोजर भी है, लाहौर को बिलखुसूस और पंजाब को पूरे को बिलउमूम इस बजट के अंदर किस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, क्या आवाम को मिलने जा रहा है? अच्छा, पहले तो जो चीज़ों को मैं अपने लिंक हैं चीज़ें, वो 2 चीज़ें वो बयान करूंगा, फिर मैं अपनी तो सजेशन दूंगा कि पंजाब गवर्नमेंट को इन प्राइवेट भी देता हूं और मैं तो पब्लिक में भी देता हूं, कोई मुझे कभी हेसिटेशन नहीं होती। जो हमारी कमज़ोरियां हैं, जब तक आप अपनी कमज़ोरियों को मानेंगे नहीं और उनको बेहतर करने की कोशिश नहीं करेंगे तो उस वक्त चीज़ें आगे नहीं बढ़ती। देखिए, मेरा एज ए गवर्नर, एज ए चांसलर पहला रोल था कि यूनिवर्सिटीज़ को कैसे फिक्स करना है। तो आधी पंजाब की यूनिवर्सिटीज़ में एडहॉक बेसिस पे टेम्परेरी वाइस चांसलर लगे हुए थे, मेरिट पे उनकी भर्तियां नहीं होती थी। तो मैंने 2 चीजें यकीनी बनाई कि तमाम यूनिवर्सिटीज में परमानेंट चांसलर लगाने हैं और दूसरे इंश्योर करना है कि वो मेरिट पे लगाए जाए। मैं ये बात 3 सालों में हैंड ऑन हैंड कहता हूं कि कोई सिफारिश काम नहीं आई, मेरिट पे वाइस चांसलर लगाए हैं, जिसका नतीजा ये निकला है कि अब हमारी बहुत सी यूनिवर्सिटी जो हैं वो टाइम्स की 500 जो टॉप यूनिवर्सिटी रैंकिंग है उनमें भी आना शुरू हो गई। दूसरा मेरा चैलेंज, जो सबसे बड़ा चैलेंज था, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि मैंने ये गवर्नरशिप भी ली थी और गवर्नर हाउस में बैठा भी हूँ, कि मुझे क्लीन ड्रिंकिंग वाटर का पैशन है। 70% लोग गंदा पानी पीने की वजह से हमारे लोगों को अवेलेबल नहीं है। तो उसके लिए मेरे पास एक तजवीज़ थी। देखें, हर चीज़ जो अगर 72 सालों में सक्सेसिव गवर्नमेंट ने कोशिश की है, अरबों रुपया लगाया है, अगर वो लोगों को पीने साफ पानी नहीं दे सके तो इसका मतलब है कि पॉलिसी में कोई खराबी है। एक तो बहुत से डिपार्टमेंट उसमें काम कर रहे थे, दूसरा करप्शन उसमें इन्वॉल्व थी, फिर तीसरा उनका मेंटेनेंस का कोई प्रोग्राम नहीं था। अरबों रुपए लगा के वाटर स्कीमें बनती हैं, आपके सिंध में भी अरबों रुपए लगे हैं, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट सब बंद पड़े हैं या वो काम नहीं कर रहा है। इसी तरह पंजाब में है, तमाम सूबों में हर जगह एक ही गंगा बह रही है। तो उस पर मैंने कहा कि भाई एक वाटर अथॉरिटी बनाएं और उसको फिर उसके नीचे ये सारा काम करें, उसको मैं दे। आप अंदाजा कर लें कि गवर्नर होते हुए जो मैं मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हूं, 1 साल ब्यूरोक्रेसी ने मुझे जो है वाटर अथॉरिटी नहीं बनाने दी। अच्छा। कभी एक तरफ, कभी दूसरी तरफ, कभी तीसरी। 1 साल उन्होंने मुझे इतना फ्रस्ट्रेट किया। 1 साल के बाद फिर बड़ी मुश्किल से ये वाटर अथॉरिटी बनी। उसके बाद 6 महीने इन्होंने PC1 मंजूर नहीं किया, फिर कोई ना कोई रुकावट, फिर मैंने मीडिया पे आके इनको ललकारा और अब 1 साल हुआ है और इंशाल्लाह मैं आपको पंजाब के लोगों को ये कहता हूं कि हम एंड ऑफ दिसंबर तक इंशाल्लाह 7.6 मिलियन लोगों को पीने का साफ पानी पंजाब अल्लाह करे आप लोगों को हमारे एनजीओ के इरादों के अंदर कामयाब हो। और अच्छी बात यह कि आप शुरू से चूंकि एक बात करते आते हैं तो हमने कहा कहीं भूल न गए हो आप अपनी पानी वाली बात। अच्छा है आप अभी तक इस पे काम कर रहे हैं, अल्लाह आपको कामयाबी दे। बिल्कुल, चूंकि प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है, मुख्तसरन वंस अगेन पॉलिटिकल बात जरूरी है, न्यूज चैनल है हमारा, तो मैं चाहता हूँ ये जो जहांगीर तरीन साहब वाला मामला है और जो बजट के ऊपर इस वक्त प्रेशर बन रहा है कि कहीं बजट इधर उधर ना हो जाए और मंजूर हो पाए ना हो पाए, इस पर जरा अपने ख्यालात का इजहार कर दीजिए। कोई प्रेशर है गवर्नमेंट के ऊपर आपको लगता है बजट को लेकर? देखें जी, मैं तो जितने भी जहांगीर साहब के जो दोस्त हैं, मैंने MPA, वो मेरे भी दोस्त हैं, MPA हैं। जहांगीर भी हमारी पार्टी का हिस्सा रहे हैं। हम तो समझते हैं कि एक पार्टी जो है एक फैमिली होती है, मुश्किल वक्त लोगों पे आते हैं जाते हैं, लेकिन ये एक फैमिली होती है। तो वो लोग जो हैं वो इमरान खान की या हमारी नाराजगी की वजह से जहांगीर के साथ में हैं, दे आर सिंपैथेटिक। और मैं आपको ये बात भी बताना चाहता हूँ कि जब अलीम खान के पास केस बना था तो उस वक्त भी हमारे दर्जनों MNA MP हमारे साथ आके उनके लिए हमदर्दी करते थे। सब्तैन खान के साथ बना था, वो भी हमदर्दी करते थे। लेकिन चूंकि पहले पंजाब में मीडिया के पास काफ का
हमारे दरमियान था कि भाई आज हुकूमत टूटेगी, कल टूटेगी। जब वो सिलसिला खत्म हुआ तो मीडिया को भी खबर चाहिए थी, और जहांगीर से बेहतर खबर कौन हो सकती थी। तो मेरा ख्याल है कि ठीक हो तो गया, मेरा ठीक है। ख्याल है वो कि असल में गौहर साहब पंजाब के और हमारे एमएनए जब जहांगीर बजट जी। में तहरीक इंसाफ को वोट देंगे। जब जहांगीर तरीन साहब जैसा इंतहाई घाग सियासतदान और बैकबोन पीटीआई के एक टाइम पे वो रहे हैं, वो आके जब कहेंगे कि तहरीक इंसाफ से मुझे इंसाफ चाहिए, तो फिर सर खबर तो बनेगी। बहरहाल बहुत अच्छा लगा गौहर साहब आपने हमें ज्वाइन किया। भाईजान, जी जी भाईजान, पाकिस्तान में 22 करोड़ अवाम को इंसाफ चाहिए, जजों को भी इंसाफ चाहिए, पुलिस के सीनियर अफसरान को भी इंसाफ चाहिए, यहाँ हर आदमी इंसाफ के लिए इंसाफ तरस रहा है, गवर्नर को भी इंसाफ चाहिए। ठीक है, आपको इंसाफ हम दिलाएंगे गवर्नर साहब। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच कि आप हमारे शो का हिस्सा बने। मेरी 4 एकड़ जमीन पे कब्जा हुआ है पिछले 20 साल से, मुझे दिलवा दें इंसाफ। सर थैंक यू वेरी मच। इंटरेस्टिंगली वंस अगेन थैंकिंग यू गवर्नर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि फिरदौस आशिक अवान साहिबा एक टीवी प्रोग्राम में आती है, कहती है हमें तनख्वाह नहीं मिलती या हम किससे मांगे। गवर्नर साहब आगे कहते हैं मेरी जमीन पे कब्जा हो गया। प्राइम मिनिस्टर आके कहते हैं कि कब्जा हो गया, पुलिस वाले बात नहीं सुन रहे, तो फिर आम आदमी किधर जाएगा। बहरहाल दिस वाज ऑन अ लाइटर नोट बाय द वे। गवर्नर साहब ने हमें ज्वाइन किया, बहुत अच्छा लगा हमें, और इंशाल्लाह दोबारा भी आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आइएगा, किसी और नशिस्त में मजीद बात करेंगे। अच्छा काम है, अगर पानी के ऊपर इनकी तवज्जो है और कह रहे हैं कि मुश्किलात है, लेकिन वो लगे हुए हैं, अल्लाह करे इनको कामयाबी हो। आमीन। और इसी नोट पे हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कोरोना वबा के हवाले से। तो तीसरी लहर का जोर टूटने लगा है। मुल्क भर में मस्बत केसेस में बतदरीज कमी देखने में आ रही है। 4 सदा की बात की जाए, गुजरात और जेहलम समेत मुतअद्दिद शहरों में कोरोना केसेस की शरह 0 हो गई है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही अच्छी खबर है। ताहम गिलगित में अगर बात करें तो यहाँ कोरोना फैलाव की शरह अभी भी 14.29%, कराची में 7.3, ये ज़रा ज़्यादा अलार्मिंग है। क्वेटा में 8, जबकि मुजफ्फराबाद में मस्बत केसेस की शरह 10% रिकॉर्ड की गई है, जबकि शरह अमवात में भी उतार चढ़ाव का अमल इस वक्त जारी है। इसके बावजूद गवर्नमेंट ने कारोबार और ट्रांसपोर्ट समेत कई शोबों में जो पाबंदियां लगाई थी उनको नर्म करने का ऐलान किया। बिल्कुल, इसके साथ साथ बात की जाए एनसीओसी के इजलास से हफ्ते में 2 दिन की बजाय 1 दिन उसको बंद रखने का फैसला किया गया है। बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी हटा ली गई है। गैर राब्ते की जो सिलेक्टेड खेलों हैं और दफातर में 100% अमले के साथ काम करने की इजाजत भी होगी। दूसरी तरफ हम बात करें वैक्सीनेशन के हवाले से, तो इस हवाले से बड़ी कामयाबी ये सामने आई कि गवर्नमेंट ने 3 माह में 1 करोड़ अफराद को वैक्सीन लगाने का हदफ मुकम्मल कर लिया है, जबकि मजीद 70 लाख अफराद की वैक्सीनेशन के लिए $1 अरब की वैक्सीन खरीदने की मंजूरी भी दे दी गई है। इट्स अ बिग अमाउंट, लेकिन दूसरी जाने बड़ी कामयाबी भी है। गवर्नमेंट फोकस कर रही है कि साल के आखिर तक तकरीबन 7 करोड़ अफराद को वैक्सीन लगा ली जाए। हमें इस वक्त डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा ज्वाइन कर रही हैं, जो कि पार्लिमानी सेक्रेटरी सेहत हैं और ऑफ पिछले पूरे साल ही जब से ही कोविड आया हमारे साथ मौजूद रहती हैं, ऑफ एंड ऑन हमसे बात करते रहते हैं। अब जरा डॉक्टर साहिबा से आज की सिचुएशन को लेकर बात करते हैं। डॉक्टर साहिबा बहुत शुक्रिया और सुबह खैर। बड़ी अच्छी खबरें माशाल्लाह पाकिस्तान के तकरीबन काफ़ी सारे इलाकों से, शहरों से आ रही हैं। कुछ शहरों में अभी भी वल्नरेबल सिचुएशन है। मैं सबसे पहले कराची की बात आपसे कर लेता हूँ, जो कराची में अभी तक सिचुएशन नॉर्मलाइज नहीं हुई है, और दूसरी जाने बिल्कुल दूसरा कोना है कराची की हम बात करें तो मुजफ्फराबाद, तो वहाँ पे भी 10% केसेस अभी हैं। इसका मतलब ये है कि इस्लामाबाद, रावलपिंडी जैसे इलाके भी अभी उनको भी खतरा लाहिक हो सकता है। तो इसके लिए अभी क्या स्ट्रेटजी हमारे पास, हम इसको कैसे निपट रहे हैं इससे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, ये तो बात बड़ी वाज़ेह है कि नोबॉडी इज सेफ अंटिल एवरीबॉडी इज सेफ। तो जब तक कोरोना का एक केस भी कहीं पर पाकिस्तान में मौजूद है तो जाहिर है सब लोग एट रिस्क हैं। इसीलिए ये कि जो एसओपीज की इम्प्लीमेंटेशन है वो अभी जारी रहेगी कि मास्क का इस्तेमाल और जो गैदरिंग्स हैं उनको लिमिट किया जाएगा। ऑफिसेज वगैरह में या ट्रांसपोर्ट वगैरह जो खुली भी है उसके अंदर भी रिस्ट्रिक्शंस, जैसे ऑफिसेज में है कि जी एक जगह पे ज्यादा लोगों ने इकट्ठे होकर खड़े नहीं होना, इकट्ठे बैठना नहीं है। तो वो ये जो एसओपीज की इम्प्लीमेंटेशन है वो चलती रहेगी और उसको मॉनिटर किया जाएगा। मगर इवेंचुअली देखिए, कोरोना इज अ पेंडेमिक जिसने फ्यू इयर्स के लिए हो सकता है ये हमारे साथ रहे। तो अब आपको जिंदगी को नॉर्मलसी, जिसको हम न्यू नॉर्मल कहते हैं, उसकी तरफ तो लाना है जिंदगी को। तो इसलिए ये चीजें जो अब सेफ एक हमें ब्रैकेट मिल गया था, तो इसलिए गवर्नमेंट ने जो है वो चीजें खोलनी शुरू की हैं। और होपफुली अब ये वैक्सीनेशन के प्रोसेस के साथ और इसके साथ साथ एक जो लोगों की नेचुरल वैक्सीनेशन होती है, वो जो लोग कोरोना की उसमें से गुजर चुके होते हैं, वो उनकी इम्यूनिटी भी डेवलप हो जाती है। तो मैं समझती हूँ कि इंशाअल्लाह ताला अब
चीजें जो है वो जल्दी कंट्रोल में आ जाएंगी। अच्छा डॉक्टर साहब, वैक्सीनेशन की आपने चूंकि बात भी की और गवर्नमेंट ने एक टारगेट सेट किया था कि 3 माह में हमने इतने लोगों 1 करोड़ अफराद को वैक्सीनेशन लगवानी है। दिसंबर के हवाले से कहा जा रहा था कि 7 करोड़ अफराद को वैक्सीन लगाने का हद हासिल किया जाएगा। तो आपके ख्याल में ये जो अभी हमारा एक कहले प्रोसीजर है जिस रफ्तार से चल रहा है, तो क्या गवर्नमेंट जो अगला टारगेट है उसको अचीव करने में किस हद तक कामयाब हो सकेगी? देखिए जी, शुरू में जब ये वैक्सीनेशन का अमल शुरू हुआ था तो आपको याद होगा कि शुरू के दिनों में 1000, 1500, 2000 लोग वैक्सीनेशन के लिए आते थे और सेंटर्स पे मेजॉरिटी सेंटर्स खाली पड़े रहते थे कि जो स्केड्यूल्ड भी होते थे तो उनमें से भी 30%, 40% टर्न आउट होता था। मगर ये ग्रेजुअल दिनों के साथ साथ ये बिल्ड हुआ और हमने एक एक दिन में 4-4 लाख वैक्सीनेशन का हदफ भी जो है उसको टच किया। तो अब मैं समझ इस वक्त 1700 वैक्सीनेशन सेंटर्स जो हैं वो फंक्शनल हैं पूरे पाकिस्तान में और ये तादाद इंशाल्लाह ताला 2200 तक का हमारा टारगेट है कि इसको मजीद बढ़ाया जाएगा। नए वैक्सीनेटर्स भर्ती किए गए हैं, मास वैक्सीनेशन सेंटर्स खुले हैं, वैक्सीन की मिकदार बाहर से भी हम मंगवा रहे हैं और हमारे अपने मुल्क में भी जो एक बड़ा अहम नुक्ता है वो हमारी देही आबादी के हवाले से है। इसका जब मैं जिक्र कर रहा हूँ तो मेरे जहन में सिंध के देहात आ रहे हैं, बलूचिस्तान के देहात आ रहे हैं और आपको मालूम है कि वो तकरीबन पाकिस्तान का 70% हैं। तो देहातों तक तो अभी तक रसाई हमारे वैक्सीनेशन सेंटर्स की उस तरीके से नहीं है। अगर डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर मौजूद भी हैं तो आपको मालूम है लोग इतने गरीब हैं बेचारे, नहीं आ सकते और कुछ लोग तो वैसे आना भी नहीं चाहते क्योंकि अवेयरनेस भी नहीं है। तो इसको देही मराकज़ तक मुंतकिल करने का भी कोई प्लान है हुकूमत का, नेक्स्ट लेवल के अंदर देहातों तक वैक्सीन पहुंचे? जी डेफिनेटली। देखिए पहले मरहले में तो आपको जिस तरह पता है कि रजिस्ट्रेशन के अमल के थ्रू ये वैक्सीनेशन का प्रोसेस चल रहा था कि लोग अपने आप को रजिस्टर करवाते थे और फिर जो लोग विलिंगली रजिस्टर करवा रहे थे और वो सेंटर्स पे आते थे उनको वैक्सीन लग रही थी। वॉक इन भी खोला गया मगर ये तमाम वो लोग थे जो खुद से वॉलंटियर कर रहे थे। अब नेक्स्ट फेज में हम लोग खुद लोगों तक पहुंचेंगे। अब जो नेक्स्ट हमारा नया अमल होगा वो ये होगा कि हम लोग डोर स्टेप तक खुद वैक्सीनेशन लेके पहुंचे क्योंकि जो लोग सेंटर्स पे आने के लिए विलिंग नहीं है उनको उनके मोहल्लों में, इलाकों में जाके वैक्सीनेट किया जाए। तो इसके लिए प्लानिंग हो रही है। इंशाल्लाह ताला वो जल्दी सामने आएगा कि हमने किस तरह से आउटरीच प्रोग्राम्स के हम खुद इंशाल्लाह ताला लोगों तक पहुंचेंगे डोर स्टेप। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर नौशीन हामिद हमारे साथ थी और वैक्सीनेशन के हवाले से और कोविड केसेस तो अल्लाह का शुक्र है कि काफी हद तक कम हो रहे हैं। बिल्कुल अच्छी खबर हम कोरोना के हवाले से बता रहे तो हमें खुद भी अच्छा लग रहा है। अल्लाह करे कि केसेस बिल्कुल आइंदा वाले दिनों में खत्म हो जाएं और हम सब कोरोना फ्री एक दुनिया में रहें, लेकिन थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा। अभी एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि रवा साल का पहला सूरज ग्रहण आज होगा, मगर इसका नजारा पाकिस्तान रवा साल का है। अच्छा रवा साल का इसका नजारा पाकिस्तान में नहीं किया जा सकेगा, लेकिन हमारे फल्कियात और डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी जामिया कराची प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल के मुताबिक सूरज ग्रहण रूस, ग्रीनलैंड, शुमाली कनाडा, शुमाली एशिया, यूरोप और अमेरिका में देखा जा सकेगा। और सूरज ग्रहण पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक जो है दोपहर 1:12 पर शुरू होगा, जबकि 3:42 पर सूरज ग्रहण अपने अरूज पर होगा, जबकि 4:34 पर सूरज ग्रहण खत्म हो जाएगा। लेकिन सूरज ग्रहण के हवाले से आपको बताएं कि इसके दौरान रिंग ऑफ फायर देखा जा सकता है। प्रॉपर्ली इसका नजारा नहीं होगा, लेकिन आपको और तो वैसे ग्रहण से लोग बहुत सी चीजें मंसूब कर लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं हमारा लकी टाइम शुरू हो गया, ज़वाल टाइम शुरू हो गया, कुछ कहते हैं आपका बिल्कुल बदल जाता है। मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ ग्रहण से कि गर्मी थोड़ी कम करा जाए किसी हवाले से। ये जो साया है, खैर अपने ब्रेक पे जाना है। सूर्य के हवाले से लाइफ स्टोरी हमने कहा शेयर करने, ब्रेक के बाद आते हैं। एक्सप्रेसो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद। शो के दूसरे हिस्से में दाखिल हो चुके हैं और अब बारी हमारे सेगमेंट की। हमारे सेगमेंट सफर शर्त की बारी है, जिसमें आज हम आपको लेके जाएंगे थर के अंदर एक कैफे में। उस कैफे का नाम है कैफे थर और यहाँ पे कैसी हॉस्पिटैलिटी है वकार अहमद मलिक हमें बता रहे हैं। सो लेट्स वॉच कैफे थर इन सफर शर्त। सफ़र है शर्त की इस किस्त में आपको खुश आमदीद। और बेसिकली ये सहरा नवर्द के खतूत हैं जो आपके नाम हैं, और ये जो ख़त है इसमें भी एक बहुत ही खूबसूरत कहानी है जो आपको बतानी है। तो मैं इस वक्त हूँ कैफ़े थर में, और कैफ़े थर जो है
इसके बारे में मैंने सुना था और पढ़ भी रखा था कि मिठी में एंटर होने से पहले डेजर्ट के अंदर ही एक कैफ़े है जिसको कैफ़े थर कहते हैं। मतलब एक कमाल जगह है, खूबसूरत जगह है। तो इस जगह को एक्सप्लोर करते हैं और मेरी कोशिश होगी कि कोई लोकल डिश जो है वो आपको बताई जाए या मतलब उसको बनते हुए दिखाया जाए कि यहाँ पे लोकल डिशेस कैसे बनती हैं। वो मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कैफ़े थर के जो मालिकान हैं उनसे। तो आइए देखते हैं कैफ़े थर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? क्या हाल है? खैरियत? आपका ताल्लुक थर कैफ़े से? नहीं जी, मैं तो मेरा ताल्लुक तो चित्राल से है। मैं यहाँ टूरिस्ट हूँ। नाज़रीन, ये शुमाल जो है ना ये इतना आसानी से नहीं छोड़ता। अच्छा, चित्राल से हैं आप और जी। आप टूरिस्ट हैं? जी जी घूमने फिरने हैं? जी, घूमने में असल में काम के सिलसिले में आया था थर पार्क के। पहली दफ़ा? ये दूसरी मरतबा है। कुछ अर्सा पहले मैं जब पिछली मरतबा कुछ साल पहले आया था, उसके बाद ये दूसरी मरतबा में आया हूँ। तो मतलब क्या करते हैं? मैं एक दायरे में जॉब करता हूँ, तो उस सिलसिले में यहाँ आना हुआ था। ठीक है। थर पार्क में। कैसा लगता था? चित्राल, बुलंदो बाला पहाड़, बर्फ और बर्फ और बर्फ, और यहाँ पे रेत और रेत और रेत, और बहुत यानी क्वालिटी का फ़र्क है। असल में जब पहली मरतबा आया था तो मुझे हैरत हुई थी। इस दफ़ा आया तो खुशी हुई है? वो असल में जो हैरत थी ना, वो उसी वक्त उसी विजिट के दौरान में वो तब्दील हो गई थी खुशी में। वाह वाह वाह। ये आप शायर तो नहीं है? जी जी। अच्छा, शायर हैं आप? जी जी, कुछ कर लेता ये हूँ। जो आपने हैरत को Part time खुशी, कह सकते हैं जी। जिस तरह हैरत को आपने थोड़ा खुशी में बहुत कर तब्दील ले किया है, तो ये कोई शायर का काम हो सकता है। तो आप कुछ कोई ऐसी चीज़ जो आप कोई अभी आपको याद है कुछ ऐसा असल में कलाम अपना? अच्छा, कलाम कुछ है, कुछ गज़लें मैंने लिखी हुई हैं। ठीक है। आपको मैं अभी एक अपनी गज़ल सुना देता हूँ। उस गज़ल में बर्फ नहीं होनी चाहिए, रेत आनी चाहिए। असल में चल नहीं मैं वैसे कह रहा हूँ, मतलब आप प्लीज़ सुनाइए। ठीक है। मस्ती शौक़ की नमू के लिए, वाह। मस्ती शौक़ की नमू के लिए, फिर से इजहार आरज़ू के लिए, वाह 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 वाह। आज फिर यार की गली की तरफ, वाह, ले चला ज़ख्म दिल रफू के लिए। वाह वाह वाह, आप तो मतलब कमाल शायर हैं। वाह वाह वाह। पूछ बैठी है खामोशी का सबब, पूछ बैठी है खामोशी का सबब, कैसे कह दूं कि माहरू के लिए। वाह। एक मौजू बच गया है अभी, फिर किसी रोज़ गुफ्तगू के लिए। वाह रे वाह 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 वाह। अगर आप मुझे मोबाइल देखने की इजाज़त दें तो जी मैं जी, आपको जरूर जरूर देखिए। मोबाइल में देख के जब तलक है पर्दे में देख लेना जी भर के, गर निकाब खोले वो एहतियात लाजिम है। वाह वाह। उसमें एक समंदर है, ऐसा ना हो तुमको भी आँख में डबोले वो एहतियात लाजिम। वाह वाह। बात वो करे जब भी एक सुरूर तारी हो, बात वो करे जब भी एक सुरूर तारी हो, दिल में खुशबू घोले वो एहतियात लाजिम है। सर से लेके पाँव तक एक सरापा फितना है। अच्छा, वाह वाह। सर से लेके पाँव तक एक सरापा फितना है। हाय जिसकी होले वो एहतियात लाजिम। हाय जिसकी होले वो एहतियात लाजिम है। वाह। उससे पूछा दिल मेरा तोड़ तो नहीं दोगे, उससे पूछा दिल मेरा तोड़ तो नहीं दोगे, मुस्कुरा के बोले वो एहतियात लाजिम। वाह 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 वाह। ये तो कमाल, ये तो आपके अंदर बुजुर्गी झलक रही है, मतलब जैसे कि बहुत ही एक्सपीरियंस्ड आदमी। बाहर मुझे बहुत खुशी हुई आपसे मिलके, और बुनियादी तौर पे सफ़र के अंदर ये चीज़ें जो हैं चलती रहती हैं। आप लकी होते हैं और जगह जगह ऐसे सरप्राइजेज आपके लिए। मेरे लिए तो आप बहुत बड़ा सरप्राइज थे। और ये बताइए कि इनके जो हैं, इनके जो मालिक हैं थर कैफ़े के, वो इधर ही कहीं अंदर है? अभी अंदर मैं भी चाय पीने के लिए रुका था। अच्छा। तो मैं भी वेट। चले, खैर थैंक यू। चले मैं देख लेता हूँ। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा।
मैं इस वक्त हूँ कैफ़े थर में और इस वक्त मेरे साथ कैफ़े थर के मालिक जो हैं वो प्यारो शिवानी साहब खड़े हुए हैं, जो कि लोकल टूरिज्म का एक बड़ा नाम और बड़ा मोहतरम नाम है। नमस्ते प्यारो साहब। नमस्ते। आपके क्या हाल है? आपके ठीक ठाक खैरियत है, हैं? अल्लाह की सबसे करम। पहले ये यूनिक आइडिया, मतलब लोग शहरों में खोलते हैं कैफ़े, आप एक डेजर्ट में आके आपने कैफ़े खोला हुआ है। हाँ, वो ये है कि आप डेजर्ट में आते हैं तो हम आपको डेजर्ट ही दिखाएं ना। अरे 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 अरे, हाँ, क्या? बाकी लोगों के लिए जो है वो एयर कंडीशन, सेंट्रल एसी बिल्डिंग्स, ये सब कुछ तो लोगों के पास मौजूद है। ठीक है। तो हमने कहा कि आपको वो टच दें जिस टच के लिए आप जो है वो सैकड़ों किलोमीटर से जो सफ़र करके यहाँ पर आते हैं। वाह, तो लोकल ऑर्गेनिक फूड हो, लोकल टच हो, ऐसे ही परिंदे जो है वो घूम रहे हैं या बकरियां घूम रही हैं और ऑर्गेनिक फूड पे आपका बहुत ज़्यादा जोर है, मतलब आप इसके लिए बहुत ज़्यादा करते हैं तरद्दुद, यानी हर चीज़ अपनी वही रखते हैं, यानी जो प्योर ऑर्गेनिक होती है। हाँ, ऑर्गेनिक मतलब थरपारकर के अंदर जो सारा एग्रीकल्चर है वो पूरा बारिश के पानी के ऊपर है ना। जी जी जी। तो यहाँ की हमारे पास कैफे थर के अंदर कोई 150 के करीब हम आइटम जो है वो तैयार करते हैं, उसमें 40 के करीब जो है वो ऑर्गेनिक फूड है जो थरपारकर का है। आप मुझे ये बताइए कि जो आपका मेन्यू कार्ड है, या हमने मिट्टी में मुख्तलिफ जगहों पे देखा है कि हर चीज़ में पनीर होता है, इसकी कोई ख़ास वजह है कि मतलब आपकी भी पनीर हांडी, पनीर पालक, पनीर पत्नी, शामी कबाब, पनीर सब, हाँ। ये क्या वजह है? बेसिकली यहाँ पे जो ये थरपारकर का डिस्ट्रिक्ट है, जी, ये पाकिस्तान का अकेला डिस्ट्रिक्ट है जो 50-50 पॉपुलेशन है हिंदू जी मुस्लिम। जी जी बिल्कुल। तो हिंदूज जो है वो काफ़ी वेजिटेरियन है। ठीक है। तो वेजिटेरियन के लिए भी भाई कोई तो अच्छा आइटम हो, तो ये बिल्कुल प्योर दूध से ही बनता है पनीर का आइटम। तो उसको हम जो है वो स्पेशली जो है वो थर पनीर हांडी के नाम से, थर पालक जी, जी, पनीर, थर मतलब पनीर से हम वो सारे आइटम बनाते हैं जो चिकन मटन से बनते टेस्ट हैं। बहुत ज़बरदस्त था। हाँ बिल्कुल वही, मतलब इतना अच्छा उसका टेस्ट है कि किसी जो है वो नॉन वेज को अगर हम खिला देंगे ये बोनलेस हांडी है, चिकन बोनलेस है, तो वो खा जाएगा, उसको पता नहीं चलेगा कि ये वेजिटेरियन आइटम है। ये मुझे बताइए, ये छोटा सा आपने एक इसको म्यूजियम कह सकते हैं, ये जी, लोकल जी। थर की जो सकाफत जी, है बिल्कुल, उसके, जी, बिल्कुल। ये जो है इसके ऊपर वो जो दूध हाँ, लस्सी जो है बनाने के लिए, हाँ, ये लस्सी बिल्कुल बनाने के लिए। एग्जैक्टली ऐसी, ये चरखा है, वो ये चरखा है पुराना बिल्कुल बिल्कुल ये चरखा थर में है होगा। और ये काफी लकड़ी के जो है वो बर्तन हैं। ये पुराने आपने कहाँ से ढूंढे हैं वैसे? बस हमारे हर घर के अंदर ये चीजें मौजूद पुरानी वो जो मौजूद हैं हाँ, वो बिल्कुल बिल्कुल वो चीजें मौजूद हैं। ठीक है। आप अपने हमारे वो किसी के लिए वैल्यू, आपको इनकी वैल्यू का पता है कि ये हाँ। एक इसका मतलब ये जो हमारे घरों के अंदर चीजें पड़ी, जैसे ये देखें कि ये वैसे तो बरनी है, एक आम बरनी है, लेकिन ये बरनी कोई मेरे मतलब के पढ़नाना के भी आगे की फैमिली की है। तो ये उस वक्त की है बरनी जब ये इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये मतलब कि पूरा सब कॉन्टिनेंट के बहुत से ठीक एक है। साथ था, ये उस वक्त की बरनी है। उसके ऊपर लिखा हुआ क्या है? हाँ, इसके ऊपर ये लिखा हुआ है, क्या? ये शुराम? ये उस वक्त की किसी कंपनी का नाम है या अच्छा। इस किस्म की कोई चीज है। जी, 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 तो ये इतनी उस वक्त की वो हाँ, कंपनी है ये जो इतनी बना- पुरानी है। वाह, वाह। और जैसे ये चीज है, ये जब आप ऊंट के ऊपर वजन उठाते हैं जी, उसके लिए ये इसको हम यूज वो भी ऊंट का है। वो भी ऊंट का है। ये जो है ये हल्का है, ये जो ये वाला, ये हल है, ये हल है। ये हल है। जैसे मैंने कहा कि यहाँ का ऑर्गेनिक फूड है, एग्रीकल्चर है। ये 21वीं सदी बीच में कहाँ से आ गई है? ये भी जब बिजली नहीं थी, ये बिफोर पार्टीशन की है। अच्छा अच्छा, चलो ये हम मिट्टी के तेल 20वीं से, सदी में मतलब हैं। कि इस वक्त के लोगों के लिए तो ये एक मुनफरद चीज है कि भाई अच्छा, ये मिट्टी के तेल से चलता था? ये मिट्टी के तेल से, अच्छा 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 अच्छा, मतलब इसका पूरा पिस्टन, पूरा एक इंजन सिस्टम पीछे लगा हुआ है। अच्छा, मैं समझा ये एक्चुअली वो पंखा है जो नहीं नहीं नहीं, अच्छा, अच्छा। वो नहीं है। ये आपका जो आर्टिस्ट का ज़ौक है, यानी जिसको हम कहते हैं कि फनकाराना ज़ौक, ये जो बत्तियां आपने लटकाई हुई हैं और ऊपर ये बड़ा खूबसूरत है। ये एक्चुअली आइडिया सारे आपको खुद आते हैं? नहीं, ये मतलब कि जो है वो हम अपने जो है वो बड़ों से अपने घरों में ये चीज़ें ऐसे रखी हुई देखते हैं, अच्छा, ऐसे अच्छा, पड़ी अच्छा। हुई हैं, तो हम चाहते हैं कि बस आप ऐसे देखेंगे, आप किसी घर के थर के किसी घर के अंदर मौजूद हैं, आप ज़बरदस्त। आए हैं हमारे पास मेहमान क्या होके। बात। तो सर ये बताइएगा कि आपका जो थर कैफ़े है ये मशहूर है, लेकिन हम लोकल कोई डिश अगर आपसे सीखना चाहें या हम आपसे चाहें कि वो आप पूरा उसका एक प्रोसेस आप हमें बताएं, तो वो कौन सी होगी जो आप काफ़ी ऐसे स्पेशलिटी है? मतलब कि काफ़ी ऐसे आइटम हमारे पास, आप सिंगरी है हम आपको खिलाएं। अच्छा, ठीक है। हाँ, शेख अयाज ने जैसे लिखा है, कंडियो न सिंगरी, बबुर न पलड़ो, हाँ। छांगी न छेलड़ा, मारू अकेलड़ा। तो एक वाह, वो वाह। इसका रहमान सर बोलता- तर्जुमा बताइए। इसका मतलब कि वो दिन है जब यहाँ पे जो है वो हर दूसरे तीसरे साल कहत आ जाता है। जी, जी। तो कहत के दिनों में वो उसकी मंजर नगारी की हुई है कि कंडी के ऊपर सिंगरी इस साल नहीं हुई है और बबूल के ऊपर जो है उसके पलड़े नहीं हुई है। मारू जो यहाँ के लोकल लोग हैं वो अकेले अकेले घूम रहे हैं और बारिश का इंतजार कर रहे हैं, तो उसका एक पस मंजर है। तो सिंगरी यहाँ का अच्छा आइटम है। सिंगरी का यहाँ पर रायता भी बनता है, सिंगरी का सालन भी बनता है और सिंगरी का हम अचार बना के भी रखते हैं, ज़बरदस्त। और सिंगरी का उसका मीठा भी हम बनाते हैं। तो सिंगरी के सारे जायके और सारे वो मज़े अपनी जगह पे, लेकिन आप थर कैफ़े जब भी आएंगे
तो ये जो गुफ्तगू का मजा, अच्छा ये आपकी जो बड़ी खूबसूरत उर्दू है, मतलब बड़ी शुस्ता और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, इसकी कोई बैकग्राउंड और अदब से आपका कोई ताल्लुक? हाँ, अदब मैं बेसिकली मैं राइटर हूँ और मेरे वालिद साहब ने जो है वो सिंधी अदब को और इंग्लिश को डेली डॉन के लिए उन्होंने जो है वो 25 साल के लिए मतलब आखिरी दम तक उन्होंने 2014 तक उन्होंने जो है वो काम किया डॉन के लिए, वही है। बाकी तो आम है उर्दू में तो ऐसा कुछ नहीं है। आपका तो बाकायदा एक दानिशवराना लहजा है और बड़ा खूबसूरत लहजा है, क्या बात है। सिंगरी सर, सिंगरी आपको बिस्मिल्लाह करें, आइए। और आपने तस्वीरें बहुत अच्छी लगा के रखी हुई हैं, ये जो थार का वो पूरा एक जैसे रेडी सीजन शुरू होगी तो उसमें वो कर देंगे, फिर इसको जज कर देंगे। जबरदस्त। अगली किस्त में देखिए कैफे थर के बावर्ची सिंगरी कैसे बनाते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब बात करेंगे कुछ पीएसएल की और मैं चाहती हूँ कि ये खबर इमरान हसन अपने मुबारक मुंह से शेख अल मुबारक अबू धाबी से इनको याद आ रहा है। खैर, पाकिस्तान सुपर लीग 6 का आगाज हो गया है कल इस्लामाबाद के लिए। बहुत अच्छा, वैसे बुरा आगाज नहीं था। 144 रन के ऊपर भी अगर 40 प्लस के टॉप उसके टारगेट के ऊपर भी अगर मैच कल फंस गया तो इसका मतलब है कि इस्लामाबाद ने अच्छा खेला। खैर, लाहौर कलंदर्स ने टॉस जीता जी, और जो टॉस जीता है वो मैच जीता है। रिवायत बरकरार रखी, इस्लामाबाद यूनाइटेड को बैटिंग की दावत दी। इस्लामाबाद यूनाइटेड का आगाज ही मायूस कुन रहा और पूरी बैटिंग लाइन फ्लॉप नजर आई और मुकर्रर ओवर्स में इस्लामाबाद यूनाइटेड 9 विकेट के नुकसान पर 143 रन बना सकी। बिल्कुल, बात की जाए ऑलराउंडर फहीम अशरफ की तो 27 रन बनाकर उन्होंने नुमाया वो रहे। और लाहौर कलंदर्स की जानिब से जेम फॉल्कन्स ने 3 जबकि हारिस रऊफ और अहमद दानियाल ने 2 खिलाड़ियों को आउट करने में भी कामयाब हुए। 144 रन के ताकुब में लाहौर कलंदर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को शिकस्त देकर पहली वो कल के मैच की कल में एक मैच में पहली पोजीशन हासिल। अच्छा, वैसे आज 2 मैचेस होने हैं जी, और एक मैच बड़ा लेट होना है। पहला मैच रात 9 बजे मुल्तान सुल्तान्स और कराची किंग्स के दरमियान खेला जाएगा, जबकि रात 11 बजे। और सबसे ज्यादा शोर इस वक्त कराची किंग्स की टीम का है कि वो जी लीड करें इस वक्त चार्ट को, तो देखते हैं आज फैसला हो जाएगा कि क्या वो लीड करते रहेंगे। खैर, दूसरे मैच में ज़ल्मी और लाहौर आमने सामने होंगे। इस सूरत हाल पे बात करेंगे। नन अदर देन मिर्जा इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं और पूछते हैं कि कल कैसा पाया उन्होंने अबू धाबी की गर्मी को और इस पहले मैच को। मिर्जा साहब, वेलकम टू द शो, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बहुत बहुत शुक्रिया इमरान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कल तो बहुत गर्मी थी, आपने देखा होगा कि जिस तरह से पसीना खिलाड़ियों को बह रहा था, जैसे मजदूर अपना पसीना बहाता है ना, मजदूरी पसीना बहाने से पहले मिल जाती है, तो इनको मजदूरी 24 जून को मिलेगी। जो भी टीम जीतेगी लाखों रुपए मिलेंगे। लेकिन कल बहुत गर्मी थी और इस ह्यूमिडिटी में जिस तरीके से परफॉर्मेंस दी खिलाड़ियों ने, हैट्स ऑफ टू देम कि उन्होंने अपने आप को एडजस्ट किया कंडीशन से। और कल मैं जोश जगाते में इमरान आपको कह रहा था कि यहाँ की विकेट अबू धाबी की, चूंकि गर्मी बहुत है, क्यूरेटर ने बनाई है, तो विकेट पे आपको बाउंस देखने को नहीं मिला। गेंद नीचे बैठ रहा है, स्ट्रोक प्ले के लिए कंड्यूसिव नहीं है। अगर गेंद को फ्रंट फुट पर खेलते हैं, बल्ले पर आती है, तब तो जोरदार हिट लगती है। लेकिन पिच पे इतना बाउंस नहीं था और इसी वजह से ये लो स्कोरिंग मैच हुआ 143। और इसी वजह से एक बड़ी अच्छी गेंद फखर जमान को भी पड़ी, जो बड़ी मजे की गेंद बनाया। हाँ, ये बात तो आप कह सकते हैं, लेकिन हीरो तो राशिद खान थे ना, कि जिन्होंने 5वीं मर्तबा किसी भी T20 मैच में 4 ओवर्स में 10 से भी कम रन दिए। उन्होंने 4 ओवर्स में सिर्फ 9 रन दिए, जिसमें 15 डॉट बॉल्स थी। और फिर जिस तरह से वो आखिर में बैटिंग करने के लिए आए, हम तो ये समझ रहे थे कि लाहौर हार गई, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने 5 गेंदों पर 15 रन बनाए, आते ही 3 चौके उन्होंने लगाए। मैं हैरान हूं कि हुसैन तलत को आखिरी ओवर क्यों दिया शादाब खान ने, खुद बचने की कोशिश की, समझ में नहीं आ रहा। कप्तानी इतनी अच्छी नहीं थी शादाब खान की और उनकी बॉलिंग में भी इतनी काट नजर नहीं आई। अगर आप उनका कंपैरिजन करें राशिद खान से, तो राशिद खान कितनी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, उसी विकेट पर शादाब खान इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं कर सके। मिर्जा साहब, ये जो टॉस जीतकर मैच जीतने वाली रवायत है, ये भी कल हमने देखा बरकरार रही और पिछले जब पहले मैचेस में भी हम देख रहे थे कि यही मामलात रहे। क्या कहेंगे इस हवाले से? देखें, जो गुज़िश्ता मैचेस थे उसमें तो 13 मैचेस 14 में से ऐसे थे कि जिस टीम ने टॉस जीतकर पहले खेला है वो कामयाब हुई है। लेकिन यहाँ टॉस जीतकर इन्होंने उनको खिलाया, खुद नहीं खेले ये। इन्होंने उनको बैटिंग की दावत दी और हदफ का ताक़ुब किया, क्योंकि कंडीशंस डिफरेंट थी। और मैं समझता हूँ कि हैट्स ऑफ टू लाहौर कलंदर्स। हालांकि उन्होंने एक आध उनका मोहम्मद फैजान को उन्होंने खिलाया, उन्हें चाहिए था सलमान अली आगा को खिलाते, जो पाकिस्तान की वनडे टीम का हिस्सा
हिस्सा है, लेकिन उन्होंने नहीं खिलाया। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें जेम्स फॉकनर के आने से, और बेन डंग भी इमरान बुझे नजर आए, क्योंकि उनके आपने देखा वो टेप लगा हुआ है, उनके चोट लग गई थी मुंह पर। लेकिन मुझे लग रहा है कि लाहौर कलंदर्स की टीम गियर अप करेगी। उनका बॉलिंग अटैक इस वक्त सबसे बेहतरीन है। ऑस्ट्रेलियावी जेम्स फॉकनर के आने के बाद उनकी बॉलिंग में और डेप्थ आई है। फिर शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और सबसे बढ़कर राशिद खान। लेकिन ऑन पेपर मिर्जा साहब जितनी अच्छी टीम लाहौर कलंदर्स की है, कल हमने जोश जगादे में भी बात की थी, और जैसी उनकी परफॉर्मेंस रही है और जैसे अब उनके जो फ्रेंचाइज ऑनर है वो उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जी हमने 5 साल इन्वेस्ट किया है, अब हमारा रिजल्ट लेने का टाइम है। उस लिहाज से कल इतने छोटे से टोटल के ऊपर जिसमें 7 साढ़े 7 की औसत से रन बनाना थे, आपको नहीं लगता कि जो बैटिंग परफॉर्मेंस थी वो अच्छी खासी क्वेश्चनेबल है? और लाहौर कलंदर्स को सोचना होगा, चूंकि पहला सेशन था 14 मैचेस का, उसके अंदर तो 200 रन तक और 200 प्लस भी चेज हुए, आपको याद होगा। जी इमरान, आप बात सही कर रहे हैं, लेकिन इमरान मसला ये कि कंडीशन वो डिफरेंट थी, नेशनल स्टेडियम कराची की और यहाँ अबू धाबी के शेख ज़ायद स्टेडियम की। और आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया, आप बड़ी रिसर्च करके आते हैं, क्योंकि लाहौर कलंदर्स की टीम जो है उसकी बॉलिंग तगड़ी है, उसकी बैटिंग में थोड़ी सी वल्नरेबिलिटी है। यानी आप देखें कि अगर शुरू में जल्दी कोई फखर जमान वगैरह आउट हो जाए तो प्रेशर आ जाता है। उनको अपनी बैटिंग को इम्प्रूव करना हो, यही मैं इसलिए कह रहा हूँ। अभी जेम्स फॉकनर बैटिंग के लिए नहीं आए, वो भी बड़े छक्के लगाते हैं ऑस्ट्रेलिया के जो है, वो जब लोअर डाउन द ऑर्डर बैटिंग करते हैं। तो अगर ये सलमान आगा वगैरह को रखें तो इनको बड़ा फर्क पड़ेगा। डेविड वीजे के ना आने से इनको बड़ा फर्क पड़ा है, जो आखिर में मिडिल ऑर्डर में लोअर डाउन आकर छक्के लगाते थे। आपको याद होगा कराची में भी उन्होंने मैच जितवाया। आप करेंगे? मैं वो कैप्टेंसी के हवाले से पूछना चाह रहा था कि आपने शादाब की कैप्टेंसी की जानिब तो इशारा किया, लाहौर कलंदर्स की कैप्टेंसी के हवाले से आप मुतमईन है? वाज इट अ गुड कैप्टेंसी द वे दे प्लेड? और राशिद तो एक बड़ा अच्छा कहना चाहिए कि एक कार्ड साबित हुए जिन्होंने अपने आप को प्रूव किया, लेकिन ओवरऑल आप कैप्टेंसी से मुतमईन है? देखें, लाहौर कलंदर्स के सोहेल अख्तर को इतने रीनोन क्रिकेटर नहीं है, लेकिन उनको सपोर्ट हासिल है मोहम्मद हफीज का, जो पाकिस्तान की कप्तानी कर चुके हैं, सीनियर प्लेयर्स हैं। और इतने सीनियर प्लेयर्स की मौजूदगी में एक ऐसा खिलाड़ी जो इतना मशहूर ना हो वो कप्तानी कर रहा हो, तो वो दबाव में तो आता है। लेकिन आपने कल देखा होगा इमरान कि जिस तरीके से मोहम्मद हफीज उनको एडवाइस कर रहे थे, फील्डर्स को गाइड कर रहे थे, तो हफीज की मौजूदगी से बड़ा फर्क पड़ा है। सोहेल अख्तर को बड़ी मदद मिलेगी। ठीक होगा। मिर्जा साहब, आज के मैचेस के हवाले से भी हम आपसे बात कर लें तो पहला मैच तो मुल्तान सुल्तान्स और कराची किंग्स के दरमियान है, और जिस तरह से हम बात कर रहे थे कराची किंग्स से बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस भी हैं और वो बहुत एक हाइप की सिचुएशन भी है। क्या लगता है पहले मैच में किसकी परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर रहेगी? देखिए, कराची किंग्स की टीम खासी मजबूत टीम है, उनका बॉलिंग अटैक बड़ा अच्छा है, उनकी बैटिंग में बाबर आजम जैसा खिलाड़ी मौजूद है, मार्टिन गप्टिल भी जो है उनकी टीम में आया है, जो डबल सेंचुरी वनडे में बना चुका है। तो कराची किंग्स की टीम ऑन पेपर ज्यादा मजबूत नजर आती है। फास्ट बॉलर्स में अरशद इकबाल है उनके पास, उनकी और इमाद वसीम भी अब एज अ कैप्टन उनको अपनी परफॉर्मेंस को एनहांस करना होगा। तो कराची किंग्स का पल्ला भारी है, लेकिन मुल्तान सुल्तान्स की टीम को भी आप रूल आउट नहीं कर सकते। उन्होंने कप्तान बदला जिसकी वजह से उनकी कारकर्दगी पर असर पड़ा। शान मसूद इतनी अच्छी उन्होंने कप्तानी की गुज़िश्ता टूर्नामेंट में, वो तो उनका मोमेंटम टूट गया कि कोविड की वजह से टूर्नामेंट रोकना पड़ा, वरना मुल्तान सुल्तान चैंपियंस बन जाती। अब मोहम्मद रिजवान को उन्होंने कप्तानी दी है। मोहम्मद रिजवान को अभी सीखने में वक्त लगेगा। एंडी फ्लावर ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को एक्सेप्ट किया है कि कप्तान की चेंज से फर्क पड़ा। तो अब देखते हैं मुल्तान सुल्तान किस तरीके से परफॉर्म करती है। शाहिद आफरीदी नहीं है मुल्तान जी, आई थिंक सुल्तान के लिए चैलेंजिंग टास्क होगा। जी ठीक है। और दूसरे मैच ज़ल्मी वर्सेस कलंदर्स मेरे साथ ज़ल्मी वर्सेस कलंदर, क्योंकि कलंदर दूसरा मैच ऑन अ ट्रॉट खेल रही है, तो उनके खिलाड़ी थोड़े ड्रेन आउट होंगे, अगरचे उनको आराम का वक्त मिला है। लेकिन ज़ल्मी की टीम मैं समझता हूं बहुत अच्छी है, तजुर्बाकार खिलाड़ी है, कामरान अकमल है, शोएब मालिक है, वहाब रियाज कप्तानी कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि ज़ल्मी को चूंकि फ्रेश उनके प्लेयर्स उतरेंगे, थोड़ा सा एडवांटेज होगा एज कंपेयर टू लाहौर। टाइम जो कि मेरे साहब का मैं बिल्कुल एंड के ऊपर मैं आपसे एक सवाल कर रहा था, जोश जगादे का सवाल था, मैंने बचा के रखा था, लेकिन पूछ लेता हूं। आपके ख्याल में पीएसएल विद इट्स ऑन कंप्लीट स्पिरिट वापस आती नजर आई है कल? आपको वो थ्रिल नजर आ गई आपको पहले मैच से?
बिल्कुल, पहला मैच आखिरी गेंद तक गया तो उससे लगता है कि सिलसिला शुरू हुआ है जहां से ये सिलसिला टूटा था। बहुत अच्छा लगा मेरे साहब, शाम को होप से मुलाकात होगी आपसे। इन जोश जगा दे, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया और अपना तजिया हमारे सामने रखा। एंड पहले मैच के अंदर माय सपोर्ट इज फॉर कराची किंग्स, गलत तो नहीं उठा लिया मुल्तान सुल्तान। अच्छा जी, और दूसरे के लिए वैसे आई विल सपोर्ट लाहौर, दूसरे मैच के लिए आई विल सपोर्ट लाहौर। यस, आई कैन नॉट सपोर्ट पार्टी बदलिए। ज़ल्मी से मुझे कुछ मसाइल ऐसी है, आई एम सॉरी ज़ल्मी फैंस, बट आई विल सपोर्ट। कोई बात नहीं, ठीक है, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। बैक टू एक्सप्रेसो। इंटरेस्टिंग और जबरदस्त किस्म की शख्सियात तो हमारे शो का हिस्सा होती हैं। विद दैट टैलेंट को हम बहुत ज्यादा जगह देते हैं। और अब एक बहुत अच्छी बात होना शुरू हुई कि कौमी ज़बान उर्दू की बात होना शुरू हो गई है। कुछ दिन पहले इमरान खान साहब ने एक ट्वीट भी किया और उनकी स्टेटमेंट भी आई कि जो हमारी ओबियसली हमारी कौमी ज़बान तो उर्दू है ही, लेकिन उन्होंने कहा जो खत्तो किताबत है पाकिस्तान के अंदर वो भी उर्दू में होनी चाहिए। मोर देन 80% 90% लोग तो अंग्रेजी समझते ही नहीं है। खैर, उर्दू अदब की तारीख बहुत पुरानी है और उसको परवान चढ़ाने में मुसलमानों ने बतौर ख़ास इस ज़बान को अपनाया और इस सिलसिले में उर्दू ज़बान को सूफिया कराम ने फजीलत भी बख्शी। सूफिया कराम से होते हुए ये ज़बान शायरों तक पहुंची और शायरों की कोशिश से फिर उर्दू ज़बान परवान चढ़ती गई। आज बजाय तो इंग्लिश को अहमियत दी जाती है, एक स्टेटस सिंबल के तौर पे भी समझा जाता है, लेकिन उर्दू अदब के फ़रोग के लिए काम करने वालों की तादाद अगरचे कम है, लेकिन बड़ी मुअस्सर है जो लोग काम कर रहे हैं। बिल्कुल। और कुछ दिन कबल अगर हम बात करें, वज़ीर आज़म ऑफिस के एलामिया के मुताबिक ऐसी तमाम तकरीबात जिसमें वज़ीर आज़म शरीक हों उर्दू ज़बान में मुनक्किद की जाएंगी और वज़ीर आज़म इमरान खान उर्दू ज़बान के फ़रोग के लिए भी काफ़ी हमें एक्टिव नज़र आ रहे हैं। वहीं पर अगर हम बात करें तो बच्चों के हवाले से भी, तो बच्चों को भी इस बात हवाले से एजुकेशन देने की कोशिश की जा रही है। आज हमारे साथ जो हमारे गेस्ट मौजूद हैं, छोटी सी उम्र में इन्होंने एक बुक लिखी है और उर्दू में लिखी है स्पेशली। चंगेज़ असद हमारे साथ हैं, ही इज़ 10 years old और इनकी जो बुक का टाइटल है वो है छोटी मोटी कहानियाँ और ये मेरा की बुक भी है। इस किताब में ऐसा क्या है, इनको आइडिया कैसे आई, हम चंगेज़ से ही जानते हैं। और हमारे छोटे छोटे बच्चे किताबें लिखना शुरू हो गए, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मतलब आई थिंक ही इज द थर्ड और फोर्थ ऑथर जो कि इस एज में हमारे शो में मौजूद है। बिल्कुल। चंगेज़, वेलकम टू एक्सप्रेसो। कैसे हैं आप? ठीक है, खुशबाश है, मज़े में जी। अच्छा चंगेज़, सबसे पहले तो अपनी बुक के हवाले से बताएं। यू आर 10 years old माशाल्लाह, और इतनी छोटी एज में आपको बुक लिखने का ख्याल कैसे आया? मुझे बुक लिखने का ख्याल इस तरह आया कि मैं बचपन से ही किताबें पढ़ने का शौकीन हूँ और मैं बचपन से किताब लिखना चाहता था। लेकिन जब मैंने लॉकडाउन जब आया तो फिर मुझे टाइम मिला, इसलिए फिर मैंने अंग्रेज़ी में ही लिखनी थी किताब। वो क्योंकि मैं इंग्लिश में वेल वर्स्ड हूँ और आई प्रेफर इंग्लिश। तो फिर मैंने उर्दू में मेरे ज़ख़ीरा अल्फाज बहुत अच्छे हो गए थे, इसलिए मैंने उर्दू को तरजीह दी और फिर उर्दू में कहानियाँ लिख ली। ज़बरदस्त। अच्छा, आप यू आर मोर कंफर्टेबल इन इंग्लिश, तो आपने जिस तरह से कहा कि आपने कोशिश यही थी कि आप इंग्लिश में बुक लिखते, लेकिन उर्दू में ऑब्वियसली आपको खुद भी उर्दू पढ़ने का इंटरेस्ट हुआ टाइम के साथ? उर्दू में जब मैं छोटा था तो फिर मुझे इंग्लिश रीडिंग का ज़्यादा शौक़ था, लेकिन 4 साल पहले मैंने कहा कि और एक गोल सेट किया कि अब मैंने अपनी उर्दू बेहतर करनी है, इसलिए 4 सालों की मेहनत के बाद इस तरह मैंने किताब लिखी। ये आपने जो इतनी उर्दू बेहतर कर ली है और इतना क्लियर कर ली है, इसमें ज़्यादा रोल मम्मी का है या पापा का है या फिर आपका अपना है? आपने खुद कहा कि मुझे करना है, मतलब न सिर्फ आप बड़े अच्छे अल्फाज बोल रहे हैं, उनको अच्छे तरीके से कह भी रहे हैं, तो ये इट्स समथिंग रियली गुड, अप्रिशिएट। ये उर्दू की सारी एफर्ट मेरे नाना से आई थी। वो ही रिफ्यूजेस टू टॉक टू मी इन इंग्लिश। उन्होंने कहा कि मैं अंग्रेज़ी में नहीं बात करूँगा, मैं उर्दू में ही बात करूँगा। जानकर उन्होंने कहा वो क्योंकि ताकि फिर मैं अपनी उर्दू। नाना देख रहे हैं अभी आपको? Maybe. अच्छा, जब यहाँ पे चंगेज़ आए थे तो हमने कुछ इनको रिक्वेस्ट भी की थी, बिकॉज ये इंग्लिश में बात कर रहे थे। हमने कहा था कि हमारी जो टारगेट ऑडियंस है वो ज़्यादा उर्दू को देखती है, तो अब चंगेज़ ने हमारी रिक्वेस्ट पे उर्दू, लेकिन अगर आप I didn't know कि ये तरजीह जैसे अल्फाज भी यूज़ करते हैं और वेरी इम्प्रेसिव। अच्छा चंगेज़, इस बुक में क्या क्या आपने किस तरह की स्टोरीज को रखा है जिसको आपको लगता है कि बहुत अच्छा मैसेज जाएगा? हाँ, इसके हवाले से बताओ। इस किताब में मैंने मज़ाहिया कहानियाँ लिखी हैं और किसी एज ग्रुप को टारगेट नहीं किया, ये सारे तमाम एज ग्रुप के लिए है। ठीक है। ये लोगों के एंजॉय करने के लिए है और इससे लोग फ़ायदा उठाएंगे कि वो अपनी उर्दू बेहतर करें। तो अगर इसको बड़े उम्र के लोग पढ़ें थोड़ा सा, तो वो भी इसको एंजॉय करेंगे या सिर्फ बच्चे करेंगे? उससे वो बड़े एंजॉय भी कर सकते हैं। और ये जो मज़ा होता है, जो मतलब इस तरह की फ़नी स्टोरीज होती हैं, ये तो क्रिएट करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उर्दू के अंदर हम अगर बड़े बड़े लिखने वालों की भी बात करें चंगेज़, तो वो बहुत कम है जो कि अच्छा मजाज इन लोगों ने लिखा है।
तो आपने कैसे मिजाह को कैसे चूज़ किया और कितना कामयाब हुए आपको लगता है इसमें आप? मैं थोड़े सालों से मज़ाहिया कहानियों की लिखने में माहिर हूँ, इसलिए मैं बहुत फ़नी प्लॉट क्रिएट करता हूँ ताकि फिर कहीं से कहानी शुरू हो, कहीं पर ख़त्म हो और फिर बीच में फिगरेटिव लैंग्वेज भी इस्तेमाल हो ताकि फिर रीडर बोर ना हो जाए, ताकि वो सो ना जाए। तो मैं मुझे पूछ लीजिए, ये फ़नी होना सिर्फ बुक की हद तक है या घर में भी आप अपने सिबलिंग्स के साथ भी फ़नी हैं? घर का क्या माहौल है? शरारतें करते हैं आप? मुझे बड़े सीरियस से नहीं, he is not a serious kid, I'm telling you। अच्छा, नहीं, घर पर मुझे पूछने दीजिए, बताइए जी। घर पर सारे बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाते हैं और मैं बहुत सीरियस नहीं हूँ, मैं भी बहुत मजाक उड़ाता हूँ, शरारतें करता हूँ। मजाक करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है। अब आप पूछिए। अच्छा, मुझे बताओ कि आपने इसमें कुछ, मैं आपकी बुक देख भी रही थी, आपने कुछ ऑब्जेक्ट्स के हवाले से भी कहानियाँ लिखी हैं, जैसे अभी मैं पढ़ाई वाली मेज़ की आप भी थी देख रही थी। इसका आइडिया कैसे आया कि जो हम नॉर्मल रूटीन में चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, टेबल है, तो उसके हवाले से कैसे आइडिया आया? इसका आइडिया इस तरह आया कि अगर कि जो चीज़ें हमारे आसपास होती हैं, मैं अपने भाई के साथ इस तरह करता हूँ कि मैं उनकी छोटी छोटी आवाज़ें बनाता हूँ, हम दोनों बनाते हैं कि वो एक दूसरे के साथ झगड़ रहे बातें कर रहे हैं। हाँ। तो फिर वहाँ से मैं चीज़ों की कहानियाँ लिखता हूँ कि इसने इसको ये किया, फिर इसने मारा, फिर इसने वापस मारा। ओके, दैट साउंड्स कूल। ये नेचुरली बाहर आया। हाँ, ये बाहर है। अच्छा, बिल्कुल। और अभी हम एंड पे आपसे पूछना चाहेंगे, तो आपकी अचीवमेंट्स क्या क्या? अभी आपने शायद गवर्नर पंजाब को भी ये बुक प्रेजेंट की है, और फ्यूचर प्लान्स भी बता दें। अपने एज फेलोज को कुछ कहना चाहें तो, मोर देन वेलकम। अचीवमेंट्स एंड देन कुछ कहना चाहें आप अपनी बुक को लेकर। मैं गवर्नर पंजाब से मिला था, चौधरी सरवर। ठीक है। मैं एजुकेशन मिनिस्टर पंजाब से मिला था और उन्होंने मुझे बहुत टाइम दिया, दोनों ने। मैसेज जो आप अपने देखने वालों को, अपने एज फेलोज को कुछ कहना चाहो? मैसेज है कि उर्दू हमारी कौमी ज़ुबान है, इसलिए उर्दू को इम्पोर्टेंस दें, उसको नीचे ना देखें, उसको कमतर ना देखें, उर्दू को इम्पोर्टेंस दें, उर्दू को प्रैक्टिस करें और उसे सीखें। वो क्योंकि ये शर्म की बात है अगर कोई अंग्रेज़ी या कोई दूसरी ज़ुबान सीख ले लेकिन अपनी ज़ुबान ना सीखे। वाह, जबरदस्त। थैंक यू सो मच चंगेज। वी विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक कि आप और बुक्स लिखें और हम आपको अपने शो पे बुलाते रहे। चंगेज असद 10 साल की उम्र में इन्होंने उर्दू में बुक लिखी है और ये उर्दू ज़ुबान के फ़रोग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बोलते हैं। उर्दू भी आप भी अपने बच्चों को उर्दू के लिए इनकरेज करें। उर्दू बोलें, उर्दू पढ़ें, उर्दू लिखें। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको खुशामदीद। आखिरी हिस्से में तो अब ना ही समझे। अब हम आपसे इजाजत लेने वाले हैं। इंशाल्लाह आपसे हमारी मुलाकात होगी कल और फीडबैक आप शाम को मुलाकात भाई मॉर्निंग शो में तो कल होगी ना। अच्छा, और उसके साथ साथ हम तो जा रहे हैं, लेकिन आपने देसी फूड में आज एक बहुत ही इंस्पिरेशनल कहानी देखनी है रिजवान बर्गर की, और वो दिखा रही है देसी फूड में फरियाल राना। अंडे वाला बर्गर। ओह यस। अल्लाह हाफ़िज़। आज मैं आपको खाना तो खिलाऊंगी, लेकिन उसके साथ एक ऐसी शख्सियत से भी मिलवाऊंगी जिन्होंने ये खाने का काम फिरनी की ठूठियों से शुरू किया था और आज मार्केट में इनका एक नाम है। नाजरीन, आज मैं आई हूँ मेन मार्केट गुलबर्ग में, जहाँ पर है रिजवान बर्गर वाले। इनका खाना भी खा लेते हैं और इनकी कामयाबी का राज इन्हीं से पूछते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के ओनर रिजवान यूसुफ साहब। आपने ये काम कब और कैसे स्टार्ट किया था? ये काम मैं तकरीबन जब 12 साल की उम्र से मैंने स्टार्ट किया, और जब स्टार्ट किया तो मेरी वालदा ने मुझे अपना ये ठूठियाँ, जिसको फिरनी बोलते हैं ठूठियों की, वो बना के देनी और मैंने यहाँ पे मार्केट में आकर सेल करनी। आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? देखिए, घर पे मैं सबसे बड़ा था, मैंने स्कूल से आना और वालदा ने मुझे वो फिरनी ला के देनी और मैंने सर पे उठा के लेके आनी। इसी मार्केट में सर पे उठा के लेके मैंने यहाँ पे बेचनी आके, तो अक्सर नहीं भी बिकती थी, तो रात को ज़ाहिर बात है वो
ख़राब हो जानी उसको फेंक देना, फिर अगले दिन एक नई तैयारी करनी और बना के देनी, तो यहीं पे आके करनी। लोग नहीं भी लाइक करते थे, नहीं भी पसंद करते थे। फिरनी के बाद आपने क्या काम स्टार्ट किया? फिरनी के बाद हमने जूस का काम स्टार्ट किया। जूस के काम पे हमें शुक्र है अल्लाह का कि बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला। उसके बाद फिर हमने बर्गर का काम स्टार्ट किया, बर्गर और सैंडविच जो स्टार्ट किया हमने। उसके बाद उसका भी हमें माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र था कि उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिला। और उसके अलावा फिर हमने पिज़्ज़ा वगैरह, शवारमा, इन चीज़ों को साथ साथ जो फास्ट फूड में आती हैं वो सारी चीज़ों को साथ किया। डिमांड सबसे ज़्यादा किसकी है? सबसे ज़्यादा जो डिमांड थी वो हमारे सैंडविच की थी। सैंडविच हमने जब स्टार्ट किया तो आज तकरीबन मेरा ख्याल के पूरे लाहौर में हमारी ही कॉपी हो रही है सैंडविच की। सैंडविचेस की कितनी वैरायटी है आपके पास? सैंडविच में हमारे पास तकरीबन 20 के करीब जो से हमारे सैंडविच जो से ना वो चल रहे हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो हमारा चल रहा है वो चिकन सैंडविच है, ब्रेस्ट सैंडविच है, ग्रिल सैंडविच है। ये सबसे ज़्यादा जो से हमारे सैंडविच खाए जा रहे हैं। और बर्गर कितनी किस्म के बनाते हैं? बर्गर तकरीबन हमारे पास 50+ हैं बर्गर। जो रूटीन के हैं वो तकरीबन 20 के करीब, जो बहुत ज़्यादा जिनकी माशाल्लाह रनिंग है वो। जब आप बचपन में यहाँ पर ठूठियाँ बेचते थे, ठीक है, तो आपने कभी सोचा था कि आपका इतना बड़ा सेटअप होगा? देखें, जब एक बच्चा घर से निकलता है तो काम करने के लिए जिसको अपनी होश नहीं होती तो वो ख्वाब तो बड़ी दूर की बात होती है। जिसने खाना खाना है पहले तो वही बात होती है। बाकी माँ की दुआएं थी और घर से जब काम करने के लिए निकलते थे तो अल्लाह ताला की ज़ात ने जो मेहनत करते थे ताला ने आज हमें उस चीज़ से नवाजा है। आप क्या समझते हैं कि आपकी कामयाबी का राज क्या है? हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का ही हाथ होता है, तो वो मेरी वालदा ही हैं, तो जिन्होंने ज़ाहिर बात इतना हमें पुशअप किया। जब स्कूल से आना दिन को 2-3 बजे उन्होंने भेज देना, रात को 4-5 बजे घर जाना, तो उसी तरह सुबह उठ के दोबारा स्कूल जाना, तो उन्होंने घर पे बना के देना। तो उसी तरह से उन्होंने हमें इस चीज़ पे जो है ना मेहनत करना ही सिखाई, तो आज तक हम उसी पे कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला की ज़ात का करम है कि हमारी वालदा की दुआएं हैं, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे। मैंने देखा है यहाँ पर देसी फूड भी है। उसमें हमारे पास कढ़ाई है, कढ़ाई में देसी कढ़ाई है, मटन कढ़ाई है, उसमें आप कह लेंगे तवा पीस, बारबेक्यू, माशाल्लाह काफ़ी आइटम्स है इसमें भी हमारे पास। तो उसके अलावा हमारे पास बिरयानी है, दाल चावल है, लोग उसको बड़ा लाइक करते हैं, वो खाते हैं आके। इसके अलावा हमारे पास चाइनीज़ है, चाइनीज़ में काफ़ी डिशेज़ है हमारे पास। जूस है, लोग उसको भी बड़ा लाइक करते हैं जूस को। आपका माशाल्लाह मेन्यू अच्छा खासा बड़ा है, जिसमें देसी फूड है, फास्ट फूड है और चाइनीज़ है। इन सब में से डिमांड सबसे ज़्यादा किसकी है? देखें, जो कम एज जो बच्चे हैं ना, जो कम एज क्या लेंगे, जो 25 से नीचे हैं या 20 से नीचे हैं, वो ज़्यादातर फास्ट फूड को ही लाइक करते हैं। 30 से ऊपर चले जाएं, वो उनकी कोशिश होती है कि वो खाएं, देसी खाएं। कभी माजी की तल्ख यादें याद आती हैं? जी बिल्कुल याद आती हैं। वो तो कहने के जब तक इंसान जिंदा है तो वो तो याद रहेंगी, तो उन्हीं को याद रखेंगे तो आगे तरक्की करेंगे। अगर उसको याद नहीं रखेंगे तो आगे नहीं चल पाएंगे। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। मेरे लिए ग्रिल सैंडविच, फिरनी और इनका मशहूर क्लब सैंडविच आ चुका है। इसको ट्राई करते हैं। नाजरीन, ये वाकई सादा है लेकिन बहुत ज़्यादा लजीज है। आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। मिलते हैं अगले नए देसी खाने के साथ। अल्लाह हाफिज़।